नमस्ते। आप सुनने वाले हैं बरखा राजेश शर्मा की कहानी हत्या। संक्षिप्त में डॉ स्वर है डॉक्टर लावणे विजय भास्कर। सबसे पहले हम लोग देखना चाहेंगे हत्या कहानी की लेखिका बरखा राजेश शर्मा का परिचय। बरखा राजेश शर्मा विवाह से पहले क्रांति ओम प्रकाश बोरा नाम से जानी जाती थी। इनका जन्म 11 जून 1974 को हिंगोली, महाराष्ट्र में हुआ। इनके पिता का नाम ओम प्रकाश बोरा और माता का नाम श्रीमती पुष्पा बोरा है। इनकी पाठशाला स्तरीय शिक्षा आर्य कन्या विद्यालय हिंगोली में हुई। एमए भी हिंगोली से ही किया। इनका विवाह बडनेरा के राजेश जी शर्मा से हुआ। उन्हें कविताएं और दीर्घ कहानियां लिखने का शौक रहा है। इन्होंने अपनी लेखनी द्वारा सामाजिक व्यवस्था और कुरीतियों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहा है। इनका एक कथा संग्रह है जिसका नाम है द्वंद्व। हम लोग हत्या इस कहानी को संक्षिप्त में देखेंगे। काशी सुबह सुबह आंगन साफ कर रही थी। ससुर गणपतराव बीड़ी फूंक रहे थे। काशी की सासू माँ रमाबाई दांत घिस रही थी। तभी महाविद्यालय में पढ़ने वाला देवर नारायण घर दौड़ता आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तब भाभी ने नारायण से पूछा, क्या हुआ क्या हुआ? उसने बताया, वहिनी, दादा को कर्ज से मुक्ति मिल गई। दादा ने फांसी ले ली। सभी घर के सदस्य खेत की तरफ भागे। सभी रोने लगे। काशी तो बेहोश हो गई। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची। रमाबाई, गणपतराव और काशी तीनों की हृदय विदारक चीखें गूंज रही थी। छोटे छोटे बच्चे समझ गए कि उनके सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ चुका है। बाबा बाबा की आवाज़ें, उनका दर्दनाक रुदन कठोर से कठोर व्यक्ति को भी पिघला रहा था। एकनाथ की अंत यात्रा में बहुत सारे लोग आए। रिश्तेदार, सरकारी कर्मचारी, गांव और शहर के सत्ताधारी पार्टी के नेता, विरोधी पक्ष के नेता, गांव के साहूकार भी थे। काशी गहरे सदमे में थी। वह चीखती और फिर से बेहोश हो जाती। 18-19 वर्ष का नारू ना तो बच्चा था ना जवान, खुद रो रहा था। छोटे भतीजा भतीजी के मासूम चेहरे को देखकर उसने साहूकारों की शर्ट पकड़कर कहा, आप लोगों ने मारा है उसे। आपके सूद ब्याज, आपकी खेली गई चालें, इसी कारण उसकी हत्या हुई है। सभी लोगों ने कहा, साहूकार की ज़रूरत पड़ती ही है, अब शांत हो जा नारू। नारायण ने कहा, इतने सालों में किसी ने भी मेरे दादा को साथ नहीं दिया और आज सारे राजनेता आए हैं। टीवी पर यह दृश्य बार बार दोहराया जाएगा। सहानुभूति का आडंबर है। ढोंगी हो आप लोग, मक्कार हो। अपना देश कृषि प्रधान है ना? क्या यही है इस किसान की तकदीर? बलिराजा कहते हो ना, और बलिराजा की ऐसी मौत। बेचारा नारायण रोते जा रहा था। काशी बार बार बेहोश हो रही थी। बच्चों के चेहरे पर दर्द और खामोशी थी। उन्हें लग रहा था, हमारे साथ ऐसा क्या हुआ? हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? कुछ ही दिनों बाद काशी ने होश संभाला। जो नारू भाभी को माँ मानता था,
वह और तीनों बच्चों को गले लगाकर कहा, बस करो बच्चों, तुम्हारी माँ जिंदा है, वह तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। काशी बार बार यह वक्तव्य दोहराती रही। उसने सास ससुर को हिम्मत दिलाई कि परिस्थिति से बाहर तो आना ही होगा, आपका साथ बहुत ज़रूरी है। गणपतराव ने बहू को आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा, नारू की पढ़ाई का क्या होगा? और तेरे बच्चे? गणपतराव का गला रूंध आया था। काशी ने बच्चों के आंसू के सूखे निशान देखकर मन में कई प्रश्न आए। क्या होगा परिवार का? मैं कसौटी पर खरी उतरूंगी? और उसके मन में आया कि आई बाबा नारू और बच्चों के खाने में जहर मिला दे और खुद भी जहर खाकर सो जाऊं। इससे सारी समस्याओं से एक साथ छुटकारा मिल जाएगा। पर पल में उसका विचार बदल गया। उसने मन में ही कहा, मेरे बच्चे और नारू पढ़े लिखे प्रगति करे, साथ ही वह खेती भी करे। हम किसान हैं, भूमिपुत्र है, यह ना भूले। पृथ्वी पर बलिराजा अन्नदाता का रूप है, वह अपनी गरिमा संभाले। 13वीं का कार्यक्रम था। पंडित जी ने सामान की सूची थमा दी और कहा, ब्राह्मणों को भोज और रिश्तेदारों गांव वालों को भी भोज का रिवाज है। तभी मृतक की आत्मा के लिए दान धर्म करना अनिवार्य बताया जाता है, क्योंकि परलोक तक की यात्रा में सुविधा होगी। सब पंडित की बातों में ही हाँ मिला रहे थे। काशी ने कहा, पंडित काका, 4 साल से खेत में फसल नहीं आ रही है। 7 एकड़ खेती में से 5 टुकड़े 3 अलग अलग साहूकारों के पास गिरवी पड़े हैं। सूद देना ही पड़ता है। घर में सूखी रोटी भी नहीं है। मेरे पति ने अलग अलग कार्यालयों में जाकर मदद की भीख मांगी, कोई उम्मीद नहीं बची। इसी कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली है। काशी का चेहरा लाल हो गया था। उन्होंने मरते समय बच्चों को देखकर उनके पैर नहीं कांपे होंगे? कैसे कलेजे पर पत्थर रखा होगा? गले में फांसी का फंदा डालते समय धनी के कानों में छोटे भाई की दादा दादा की आवाज़ें ज़रूर गूंजी होंगी। धनी के 13वें पर कर्ज करके पति की आत्मा को क्या शांति होगी? काशी कहती है, उनकी आत्मा को शांति तब मिलेगी जब नारू पढ़ लिख लेगा, बच्चे दिवाली में नए कपड़े पहनेंगे, आई बाबा पंढरपुर के मंदिर में विट्ठल का नाम लेंगे। पंडित काका की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, ज़रूरी है वही खर्च करो। एकनाथ के 13वीं के दूसरे दिन काशी हाथ में खुरपी और टोकरा लेकर खेत में काम करने जाने लगी। रमाबाई बोली, लोग क्या कहेंगे बेटी? काशी ने बोला, आप संभालो लोगों को। नारू को कहना, कॉलेज से लौटते समय थोड़ी मदद करना। नारू ने भी हाँ कहा और बोला, आप बेफिक्र हो जाइए, मैं आपके साथ हूँ। रमाबाई ने काशी की नज़र उतारी। इस कहानी में हत्या, इसमें ये बताने का प्रयास किया गया है बरखा शर्मा ने कि बढ़ती किसानों की आत्महत्या एक मार्मिक विषय है। इसका चित्रण इसमें दिखाई देता है। विदर्भ, मराठवाड़ा जैसे सूखाग्रस्त किसानों ने आत्महत्या को अपनाया है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में आसमानी कम और सुल्तानी समस्या अधिक है। साहूकारों द्वारा किसानों को कर्ज देकर उनकी खेती हड़पना यह आम बात हो गई है।
आत्महत्या समस्या वर्तमान व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह निर्माण करती है। आज काशी जैसी अनेक महिलाओं की ज़रूरत है जो पति के मृत्यु के उपरांत परिवार को संभालती है। शोषक साहूकारों को रोकना चाहिए। कर्मकांड के माध्यम से गरीबों का शोषण रोकना चाहिए। काशी का संयम, विवेक, संघर्ष, जिम्मेदारियां आज किसानों में आशा की ज्योति जगाने का काम करती है। कई मौलिक संदेश इस कहानी से मिलते हैं कि पुरानी कर्मकांड जो है उसे छोड़ देना चाहिए। जो परिस्थिति निर्माण हुई है उस परिस्थिति से बाहर किस तरह निकले, यह काशी के माध्यम से लेखिका ने दिखाने का प्रयास किया है। साहूकारों के चंगुले में नहीं आना चाहिए। आत्महत्या ही एक कर्ज मुक्ति का रास्ता नहीं है। परिवार में जो आदमी हमेशा के लिए चला जाता है, बाद में रहने वाले लोगों की क्या परिस्थिति होती है, इसका भी इस कहानी में लेखिका ने चित्रण किया है। अभी आप सुन रहे थे बरखा राजेश शर्मा की कहानी हत्या का संक्षिप्त स्वरूप। स्वर था डॉक्टर लावणे विजय भास्कर।